इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आमिर फारूक ने आज महफूज फैसला सुना दिया कि पबजी गेम को जो है बहाल कर दें, लेकिन मशरूत तौर पर ये भी पीटीए को डायरेक्शन दी है अदालत की जानिब से कि आप इस हवाले से पबजी गेम के हवाले से जितने भी शिकायतें हैं, जो फवाश मवाद का शिकायत है और दीगर जो नफ्सियाती बच्चों के नफ्सियात के हवाले से जितनी भी शिकायतें हैं, वो उस पर जो है एक हफ्ते में फैसला कर दे। अदालत ने जो है महफूज फैसला ओपन कोर्ट में सुनाया, जिस पर जो दरखास्त गुजार जो पबजी गेम के जो राइट्स पाकिस्तान में जिसके पास थे वो मौजूद थे, उन्होंने अदालत में मौजूद थे। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है हुक्म सुनाया कि जो है पबजी गेम को जो है बहाल किया जाए और पीटीए को डायरेक्शन दिया कि वो पबजी गेम को बहाल करके और दरखास्तों पर एक हफ्ते में फैसला करे। जी बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। और अब बात करते हैं अहम मामले की। पंजाब में आटे का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। 10 रोज में आटा 7 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 70 रुपए तक जा पहुंची। 500 रुपए मजदूरी है, 70-80 रुपए किलो आटा ले, वो बच्चों को क्या खिलाएगा? रोने का कोई फायदा नहीं। बहरान पर बहरान, पंजाब में आटे की कीमतों को पर लग गए। महंगाई के मारे आवाम आटे जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी मारे मारे फिर रहे हैं। कहीं आटे के लिए लंबी कतारें लगी हैं, तो कहीं सिरे से आटा ही मौजूद नहीं। गरीब आदमी गंदा मोल लेके प्या नहीं सकता, आटा नहीं खा सकता। बस एक गल है, बार बार हुकूमत करने के गंदम खास का सस्ती करे। आटे का रेट पीछे से गंदम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कभी गंदम शॉर्ट हो जाती है, इसकी वजह से ये लोग बढ़ा देते हैं रेट। 70 रुपये आटा मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट 70 रुपये चला गया हुआ है। अभी भी नहीं पता कि ये यहाँ पे स्टिल करेगा या आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। बाजार जाके 1100 रुपये बिकता है, एक घूमा दे, एक आधी घूमा दे, जनाब में रोटी भी खानी थी 15 रुपये की, गरीब बंदा कितने जाएगा, मर जाए। आटा चक्की एसोसिएशन ने गंदम की कीमत को जवाज बनाकर इस हफ्ते पहले 3 रुपए कीमत बढ़ाई थी। अब मजीद 2 रुपए कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद 1 किलो आटा 70 रुपए फी किलो हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम 2300 रुपए मन मिल रही है। आटे की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर है। फाइन आटे की बोरी 6500 रुपए की फरोख्त हो रही है। पंजाब में चक्की आटे की कीमत में एक हफ्ते के दौरान तीसरी बार इजाफा कर दिया गया है। आटे की कीमत फी किलो 70 रुपए हो गई है। इसी बारे में मजीद बताएंगे अलमास अहमद खान। एक हफ्ता 10 दिन में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 3 मरतबा इजाफा हुआ है। पहले 62 रुपये से 65 रुपये से 68 रुपये हुआ, और आज जो चक्की वाला आटा है वो उसकी कीमत 70 रुपये फ़ी किलो हो गई है। जो चक्की मालकान है उनका ये कहना है कि आटे की कीमत बढ़ने की वजह गंदम, ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा है। पिछले 1 माह से गंदम की कीमत जो फ़ी बोरी है वो 2300 रुपये तक पहुंच गई है। ये 1600 रुपये से 2300 रुपये तक पहुंच चुकी है। मतलब तकरीबन 700 रुपये फ़ी बोरी की कीमत बढ़ चुकी है। हुकूमत नाम की हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना ही हुकूमत की रिट नज़र आ रही है कि ये गरीब आवाम के जो बेसिक ज़रूरियात है, बुनियादी ज़रूरत है आटा, उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जी, फैसलाबाद में भी नाजायज़ मुनाफाखोरों ने आटे की कीमत में 100% इजाफा कर दिया। आटा महंगा होने से आम शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुज़्ज़मां से। जी कमर। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद जो सनती मजदूरों का शहर है, वहाँ पर भी आटा जो है खुद साख्ता तौर पर उसमें उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ज़िली इंतज़ामिया का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। 45 रुपये किलो जो कुछ अर्सा पहले चक्की पे आटा फ़रोख्त हो रहा था, इस वक्त वो चक्की की तरफ मालकान की तरफ से 90 रुपये किलो मिल रहा है। जबकि 20 किलो आटे का थैला जो उसकी सरकारी कीमत 820 से 840 रुपये मुकर्रर की गई थी, वो 1200 से लेकर 1300 रुपये में ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त हम रेलवे कॉलोनी में मौजूद हैं, जहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चक्की और जो आम दुकानों का रेट है वो उसमें तो बहुत फ़र्क पड़ गया ना। जो चक्की है वो तो मुख्तलिफ है, वो 90 रुपये रेट है, और हमारे यहाँ मार्केट में जो आम आटा जो बिक रहा है वो 70 रुपये पर बिक रहा है। और गवर्नमेंट का जो रेट है, उसने आटा शो किया कि ये पब्लिक को दो, वो तो खाने का लायक ही नहीं है।
जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि हुकूमत ने वादा किया था कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से पहले ही लोग तंग थे, लेकिन अब जो आटा जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है, नायाब हो चुका है। बहुत से फैसलाबाद के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। चक्की मालकान ने 100 गुना कीमत में इजाफा कर दिया है, जबकि आम दुकानों पर भी सरकारी रेट पर आटा नहीं मिल रहा। जी, फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। कराची में आटे का बहरान शदीद हो गया है। आटे की फ़ी किलोग्राम कीमत 6 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी बारे में मजीद बताएंगे अनवर खान। जी, इस वक्त देखें शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आटे का बहरान बदस्तूर बरकरार है। 2.5 नंबर वाला जो आटा है उसकी बोरी की कीमत 545 रुपये, जबकि फ़ाइन आटे की कीमत 600 से ज़ायद वसूल की जा रही है। तो इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है वो फ्लोर मिल मालिकान का कहना यह है कि इस साल पैदावार कम हुई है, खपत कम है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर इजाफा सामने आया है। महकमा खुराक और कमिश्नर कराची की जानिब से जो कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं उनकी जानिब से भी किसी किस्म का मुआयना हंगामी बुनियादी के ऊपर नहीं किया जाता है। बदस्तूर महंगा आटा खरीदने पर शहरी मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तमाम तरह सूरत हाल का नोटिस लें और फ्लोर मिल मालिकान को पाबंद किया जाए कि वो कीमतों को मुनासिब सतह के ऊपर लेकर आएँ, जिसकी मंजूरी महकमा खुराक की जानिब से दी गई है। गंदम बाहर से मंगवाने के नतीजे के अंदर ज़्यादा जो है वो टैक्स अदा करना पड़ा और उस टैक्स की अदायगी के लिए महंगी गंदम आटे की सूरत के अंदर शहरियों को फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह बदस्तूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आटे की मुख्तलिफ कीमतें वसूल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी, तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का आटे गंदम के संगीन बहरान पर शदीद एहतजाज। कहती हैं कि चोर माफिया वजीर आजम की सरबराही में आटा भी चोरी कर रहा है। हुकूमत की नाअहली, नालायकी, बद इंतजामी से बदतरीन आटा बहरान आ चुका है। हुकूमत फूड सिक्योरिटी बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। सिंध में गंदम का कोई बहरान नहीं, 12,50,000 टन गंदम मौजूद है। वजीर ज़रा सिंध इस्माइल राहू कहते हैं कि पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वफाक ने जानबूझकर मसनूई बहरान पैदा किया। हुकूमत के ATMs जानबूझकर गंदम बहरान पैदा कर रही हैं। सिंध में फ्लोर मिल्स के पास भी गंदम का स्टॉक है। फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने का फैसला काबीना को करना है। कराची में ईद से पहले रेड जोन समेत कराची के तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रहने के अहकाम दे दिए गए हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। बिल्कुल, क्लिफ्टन की बेशतर शाहराह हैं सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार वाली रोड पर, यानी अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से सीव्यू जाने वाला जो रोड है ये मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकारों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा इतराफ की जो गलियां हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो कौंसल खाने हैं उनकी सिक्योरिटी के बायस जो रोडें हैं वो बंद की गई हैं, जो सड़कें हैं, गलियां हैं वो बंद की गई हैं। अलबत्ता वो तमाम अफराद जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्हें शनाख्ती कार्ड दिखाकर अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। क्लिफ्टन और उसके अतराफ की वो रोड्स जो कॉन्सुलेट की तरफ जाती हैं उन तमाम रोड्स को मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज से यही सूरत हाल है और इस वक्त भी ये सूरत हाल ताहाल जारी है। सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद किया गया है। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को यहाँ पर तैनात किया गया है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। कराची में गंदगी, गलासत और कचरे के ढेर। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को फौरी तलब कर लिया। बात करेंगे, फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में गंदगी, गलासत और कचरे के ढेर से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने इस हवाले से अब रिपोर्ट्स तलब कर रही हैं कि कौन सा महकमा इस हवाले से क्या काम कर रहा है। आज जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने सख्त बरहमी का इजहार किया और उन्होंने रिमार्क देते हुए कहा कि कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? जब सियासी जमातें पावर में नहीं होती तो कहती हैं इख्तियारात दो काम करेंगे, और जब इख्तियारात मिल जाते हैं तो अपनी पावर और जिम्मेदारी भूल जाते हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत के वकील की जानिब से कहा गया कि कराची से कचरा उठाना DMCs और KMCs की जिम्मेदारी है, जिसमें जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने मकालमा करते हुए कहा कि KMC वाले तो आए रोज कहते रहते हैं कि ना हमें फंड मिलते हैं ना हमें काम करने दिया जाता है। जब आप KMC को फंड नहीं देते तो खुद काम क्यों नहीं करते? जिसके बाद अदालत में ये रिमार्क भी आए कि कराची में गंदगी और कचरा एक दिन वबाई सूरत इख्तियार कर जाएगा। किसी भी बड़े शहर की ऐसी सूरत नहीं होती है। वकील दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि जब कचरा छतों को छूता है तो तब 1-2 ट्रक उठा ली जाते हैं, बाकी कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। अदालत में जस्टिस अरशद हुसैन खान ने रिमार्क दिए हैं कि अदालत की जानिब से नोटिस जारी होने के बावजूद किसी ने पेश होकर वजाहत देने की जहमत नहीं की। ये गलत अमल है। इस हवाले से अब रिपोर्ट तलब कर ली गई हैं। जी शुक्रिया फारूक।
कराची पर के इलेक्ट्रिक के वार जारी। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों मलीर, बल्दिया, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर, साइड कोरंगी और लांटी में 12 घंटे तक लोड शेयरिंग। कराची वालों को लोड शेयरिंग के अजाब से बचाने के लिए नेपरा इन एक्शन। बस्ती नहीं है, पानी नहीं है, गरीबों को वैसे ही मारे जाओ। कराची वालों की आजमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी सर चढ़कर बोलने लगी। गरीबों को वैसे ही मारे जाओ। फॉल्ट्स और लोड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिक के सदाबहार बहाने शहरी खमियाजा भुगतने पर मजबूर। कीमाड़ी, गुलशन हदीद, गार्डन और गडाब समेत शहर के कमोबेश तमाम ही इलाकों में बार बार बिजली की बंदिश ने मकीनों का जहनी सुकून छीन रखा है। सारी परेशानियां उन्होंने दी है के इलेक्ट्रिक, जब वो लाइट सही देंगे, बिल सही देंगे तो क्यों आवाम परेशान होगी। लाइट जब तक सही नहीं करेंगे, ना बिल देंगे ना कुछ देंगे। 50 का, 60 का, 70 का ऐसा बिल आता आएगा है। अब बत्ती बिल्कुल रात भी नहीं आई, दिन में भी नहीं आई। कराची वालों के लिए बदतरीन लोड शेडिंग से निजात के लिए उम्मीद की किरण। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से 15 रोज में जवाब तलब करते हुए सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया, लेकिन हनूज दिल्ली दूरस्त तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद के इलेक्ट्रिक की रविश बरकरार है। मर्दान बाजार में 3 अफराद के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 22 जुलाई को तोरू रोड पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 3 अफराद कत्ल हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में मुसल्ला अफराद को खुलेआम फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का लगता है। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। मर्दान बाजार में 3 अफराद के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप ARY न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 22 जुलाई को तोरू रोड पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 3 अफराद कत्ल हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में मुसल्ला अफराद को खुलेआम फायरिंग करते भी देखा जा सकता है, जबकि पुलिस हुकाम ऐसा बताते हैं कि वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है, जबकि इन तमाम मुलजिमान में से एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। FIA ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की तहकीकात करने वाली टीम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रिपोर्ट में 279 सोसाइटीज़ की तहकीकात की सिफारिश की गई है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज स्कैंडल। FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। 279 सोसाइटीज की तहकीकात की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। सिविलियन एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की साबिक इंतजामिया पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम मोहम्मद नवाज ने FIA टीम के खिलाफ मज़ाहमत की और फरार हो गया। मुलजिम मोहम्मद नवाज समेत 8 मुलजिमान ने जमानत कबलस गिरफ्तारी करा ली। रिपोर्ट में बताया कि गैर रजिस्टर्ड सूबाई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज FIA इख्तियारात में नहीं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कोऑपरेटिव कवानीन में तरामीम के लिए सूबाई लॉ अफसरान की कमेटी तश्कील दी जाए। कंपनीज एक्ट पर वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की जाए। वफाक सूबाई सतह पर मरकजी एजेंसी कायम की जाए जो सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई कर सके। सेनेट में रियल एस्टेट एक्ट से मुतालिक बिल भी पेश किया जा चुका है। मुलविस सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की जाए। अदालत सूबाई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई के लिए रहनुमाई करे। और पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है और आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 29 जुलाई तक मौखर की गई है। एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत जज मोहम्मद आजम खान की मसरूफियात के बाइस बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई। रेफरेंस के तमाम मुलजिमान की अदालत में हाजिरियाँ लगाई गई। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर की गई है। बैरिस्टर फरूक नसीम ने तीसरी बार वजारत कानून का कलमदान संभाल लिया। ऐवान सदर में होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैरिस्टर फरूक नसीम से हलफ लिया। बैरिस्टर फरूक नसीम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस लड़ने के बाइस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था।
वफाकी वजीर मुराद सईद की अपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं फर्जंदे जरदारी कौमी असम्बली में जब देख लेते हैं मुझे कोरम मिल रहा है तो वो 9-2-11 हो जाते हैं। किसी की सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो तो उससे यही तवक्को कर सकते हैं। जरदारी आते हैं और जब देख लेते हैं कि मुझे फोरम मिल रहा है तो वो 9-2-11 हो जाते हैं। तो किसी की सियासत का आगाज अगर पर्ची से हुआ हो तो आप उससे यही तवक्को कर सकते हैं। हमेशा ये बात करते हैं कि मैं चैलेंज देता हूँ कोई मुझसे मुबाहिसा करे, तो मेरे ख्याल से अब इन्होंने अपना मजाक बना के रख दिया है और पूरी कौम भी इसके ऊपर अब हंसती है। इनकी फरियाद और इनका नारा ये था कि नैब को ख़त्म करे, हमें लूटने दे, हमने माजी में भी बहुत लूटा है और आगे भी लूटने दे, यही इनका काम था। इससे पहले नवाज शरीफ भी आपको याद होगा, उनका भी यही नारा था कि खाता है तो लगाता भी है। किसी का नारा था कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। कभी मौलाना के कंटेनर पे चढ़ जाते थे, कभी अमेरिका और उनको खुश करने के लिए लिबरल बन जाते थे। इसलिए हम कहते हैं कि ये लिबरली करप्ट है और ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है कि असम्बली में आकर वजीर खारजा कुलभूषण पर पॉलिसी बयान दें कि हुकूमत करना क्या चाहती है। कुलभूषण के केस को आलमी अदालत में भारत लेकर गया था, ये कोई गलती नहीं थी। समझता हूँ कि आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान के हक में ही है। ये यका आपको क्या हुआ है कि आप उसे अपील का हक भी दे रहे हैं और दूसरा जो है वो काउंसलर जो है वो एक्सेस भी आप दे रहे हैं। ये चाहिए कि वजीर खारजा आए हाउस पे और आके इसके ऊपर ईवान को जो है समात दें। नहीं, मैं नहीं समझता कि आलमी अदालत में लेके जाने में कोई गलती थी। आलमी अदालत में उस केस को इंडिया लेके गया। इसके फैसले को लाजम नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उसको जो है वो तस्लीम करे या उसके ऊपर अमल दरामद करे। और वहाँ से जो फैसला हुआ है, जहाँ तक मैंने उसको देखा, सुना या पढ़ा है, तो वो फैसला जो है पाकिस्तान के हक में है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बराह रास्त आपको कौमी असम्बली लिए चलेंगे जहाँ पर वजीर कानून फरूख नसीम इजहार ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, ये वो वक्त था शायद अगर उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भाप जाती, लेकिन अगेन मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा क्योंकि नो वन हैज़ द क्रिस्टल बॉल। ऐसा नहीं है कि सबको इल्हामी इल्म है कि उस वक्त अगर पाकिस्तान जो है एक रिजर्वेशन देता, ऑप्शनल प्रोटोकॉल से निकल जाता और ICJ का जुरिस्डिक्शन बार्ड कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट का ये फैसला था और सही फैसला था, मतलब वो एक डिस्क्रेशन उन्होंने अपना एक्सरसाइज किया। दूसरी डेट सर जो इम्पोर्टेंट है वो है 8 मई 2017। 8 मई 2017 वो डेट है जब इंडिया यानी हिंदुस्तान जो है वो ICJ में केस फाइल करता है। यानी हमने ये उस वक्त नहीं भांपा, और ठीक है इनकी गलती नहीं है, लेकिन जब इन्होंने नहीं भांपा, उन्होंने जब ये केस फाइल कर दिया, दैट इज द कट ऑफ डेट। उसके बाद हम जो रिजर्वेशन था ये भी मजबूर थे, जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, और पाकिस्तान जो है वो ICJ के जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं आ सकता था। उस वक्त तो ये गवर्नमेंट नहीं थी। अच्छा, उसके बाद स्टे एप्लीकेशन उनकी चलती है, स्टे एप्लीकेशन में उनको स्टे मिलता है। उसके बाद मज़ीद टाइम आता है और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के वक्त, और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स उस वक्त होते हैं जब तमाम सवाल जवाब हो चुके होते हैं। ICJ का प्रोसीजर सर ऐसा है कि इन एडवांस आपको साल भर पहले उसका सवाल जवाब, रीजॉइंडर, एफिडेविट, सारी चीज़ें फाइल करनी पड़ती हैं। तो उन प्लीडिंग्स पे जब केस आर्ग्यू होता है तो ICJ ये फैसला करती है कि नहीं, आपने इसको काउंसलर एक्सेस देनी थी, नंबर 1। सेकेंडली ICJ ये कहता है कि ठीक है, जो इंडिया का जो प्रेयर थी कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए और एक्विट कर दिया जाए, तो वो प्रेयर तो हम ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन डाली ICJ ने, और ये सर ये जजमेंट में लाया हूँ, और इसके लंबा चौड़ा जजमेंट है, लेकिन दोस्त हमारे सारे बैठे हैं। अगर इसका पैराज 144, 145, 146, 147 और 148, यानी 144 से 148 तक अगर इसका थोड़ा सा मुताला करें तो उसके अंदर ICJ ने पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन राइज की, और वो ऑब्लिगेशन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो
इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए कानून बनाए, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और ना सिर्फ ये कहा गया बल्कि इसके अंदर, क्योंकि बाद में एक पिटिशन भी फाइल क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है तो मैं उसका भी इसको रैप अप करूं, ये पैरा 145 में इस जजमेंट पे ये लिखा है कि पाकिस्तान का जो ये ऑब्लिगेशन है फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, वो है ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू द रिजल्ट, यानी आप इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन करेंगे। सर नतीजतन जो इसकी लैंग्वेज थी, आईसीजे के जजमेंट की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के ऐन मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया, इसको पास किया गया या प्रोमलगेट किया गया। और बाय द वे एनआरओ वो चीज़ होती है, जैसे जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। अच्छा सर, अगर ये आप नहीं करते, सपोजिंग जैसे एक्चुअली मेरा इतना एहतराम का इनसे रिश्ता है ख्वाजा आसिफ से, इनको पता है, इन्होंने एक बात की, सिर्फ आपके सामने में पेश कर रहा हूँ सर, कि अगर ये नहीं करते, जैसे आपने फरमाया ना बाहर से डिक्टेशन ले रहे हैं, सर आईसीजे ने जब फैसला एक दे दिया और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, स्टेट हैं, इस दुनिया के आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, अब आपके पास दो रास्ते थे और दिस इज़ व्हाट इंडिया वांटेड कि हम इसको ना माने और वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाके हमारे खिलाफ हर तरह का रेजोल्यूशन पास करवा दें, सैंक्शन लगवा दें, और ये उनकी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है, खुदा न खास्ता, और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमें आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों की हर तरह से ताज़ीम करनी है एज ए कमिटी ऑफ नेशंस। ये आपको सारा कॉन्सेप्ट मुझसे ज़्यादा पता है सर। अब सर होता ये है कि अगर हम ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 94 है यूएन चार्टर का, वो आप देख लें, साथ साथ आर्टिकल 60 है आईसीजे स्टैट्यूट का, वो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया की जाने की, और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनैलिटी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने एक आध जगह ये ज़रूर कहा कि सर बहुत सी चीज़ों में हम सियासत कर लें, यहाँ बड़े सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने ये बहुत रिस्पॉन्सिबली ये काम किया है। अब दो चीज़ें जो सामने आती हैं, एक तो ये आती है कि जी आपने इसका ऑर्डिनेंस क्यों बनाया, आपने हमें बताया क्यों नहीं, और आपने इसका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं किया, और ऑर्डिनेंस बनाने से पहले आपने हमें बताया क्यों नहीं। पहली बात तो ये है कि सर ऑर्डिनेंस का जो प्रिंसिपल है दैट इज एम्बेडेड इन आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पे एक नहीं सैकड़ों दर्जन जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, और उसमें इस तरह की बात है कि अगर पार्लियामान सेशन में नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, गवर्नर कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, और ये कहीं नहीं लिखा कि ऑर्डिनेंस को पास करने से पहले फेडरल गवर्नमेंट को या सदर को या प्राइम मिनिस्टर को पहले अपोजिशन को या दूसरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामान में उनको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। देखिए मैं सर 2012 से सेनेटर हूँ, 2 हुकूमतें मैंने देखी, पीपल्स पार्टी की भाई हैं हमारे, बहनें हमारी, PMLN भी लाइकवाइज, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। तो ये भी जब ऑर्डिनेंस लाते थे तो ये सर अपोजिशन से कंसल्ट नहीं करते थे क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात ये प्रोमलगेट तो हुआ और गजेट हुआ 21 मई 2020 को, और जब गजेट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि दिस इज अ नोटिस टू द पब्लिक एट लार्ज। तो ये कोई किसी ने तकिए के नीचे या अपने सराहने रख के नहीं इसको बनाया, बल्कि गजेट किया। जो गजेट होने की रिक्वायरमेंट है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखी हुई है, और इसके हिसाब से ये ऑर्डिनेंस बना। आईसीजे की जो रिक्वायरमेंट्स थी कि इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन
آپ دیں اس آدمی کو سزا ختم ICJ نے نہیں کی, اس آرڈیننس نے کلبھوشن کی سزا ختم نہیں کی. اگر سزا ختم ہوتی تو سر میں آپ کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا. سزا ختم نہیں ہوئی تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ NRO تو ہے نہیں. یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. پاکستان انٹرنیشنل جو اس کی آبلیگیشنز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے ہر کوشش کرے گا. اور انڈیا کے دیکھیے انڈیا نے تو یہ تیاری کر لی ہوگی کہ ذرا سا یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں, ہم دو کام کریں گے, ICJ میں جائیں گے اور سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے اور دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کریں گے. اب اس کا پیرایا کیا ہے, اس آرڈیننس کا پیرایا کیا ہے؟ جیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی نے یہ فرمایا کہ ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے اور ایکسپلینیشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ NRO ہے. سر مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید کوئی میں نے میری میموری ساتھ نہیں دے رہی. آرڈیننس جب میں نے نکالا تو ایکسپلینیشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے the high court means a high court established under article 175 of the Constitution of Pakistan 1973 within the limits of whose territorial jurisdiction a foreign national is confined. That's all. This is the explanation. یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کی اس ایکسپلینیشن نے سزا معاف کر دی ہے؟ Let's try to read something which is written in there. اگر کوئی انویزیبل انک سے کوئی چیز لکھی ہے, کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کنسپیریسی تھیوری تو سر کچھ بھی ہو سکتی ہے. سر میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ مودی کے یار ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا, نہ آپ کو کہا نہ آپ کو کہا. میں آپ کے سامنے حقائق نہیں سر, میں آپ کے ساتھ میرا فرض ہے خواجہ صاحب, میرا فرض ہے, میں آپ کو تو آپ سے تو اتنا میرا رسپیکٹ کا رشتہ ہے, میرا یہ فرض آپ سب سے, راجہ صاحب بیٹھے ہیں, راجہ صاحب سے پوچھیں کتنا ان سے پیار کا رسپیکٹ کا میرا رشتہ ہے پیپلز پارٹی سے, یہ میری نوید صاحب سے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں سر آپ کو یہ حقائق بتاؤں. اس کے بعد سر آپ یہ ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ ضرور سیاست کریں, ہر طرح سے کریں. سر یہ وہ چیز نہیں ہے. میں اگر آپ سے صرف گزارش کر سکوں کہ دس ایشو از سو سینسٹیو, اس کے ریپلز ہیں اور آپ سب کو اندازہ ہے, ہمیں اس ایشو کو جانے دینا چاہیے, اس کو لا بنانا چاہیے. یہ آج ٹیبل ہونے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. اس کا سکوپ کیا ہے؟ اس آرڈیننس کا سکوپ ہے سیکشن 3. سیکشن 3 کہتا ہے ڈسپوزل آف پٹیشنز فار ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپیل نہیں ہے. اپیل از اے ڈفرنٹ اسپیسیز آل ٹوگیدر. دس از ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن, جیسا ہمیں ڈائریکٹ کیا ICJ نے. اور ICJ نے کیوں ڈائریکٹ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے 3-4 ججمنٹس ایسے ہیں, پیرا 144 میں لکھا ہے, ایک اوینا کا کیس ہے اور دوسرا کیس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس والا. اس کی بیسس پہ جو ICJ نے اپنا پرانا فیصلہ دیا تھا وہ دوبارہ وہ فیصلہ کلبھوشن والے کیس میں بھی مروج کر دیا, وہ ری ایٹریٹ کیا. اور اس کے اندر جو سیکشن 3 جو پاکستان کا جو آرڈیننس ہے وہ جو بنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. In deciding a petition filed under Section 2, the court shall examine whether any prejudice has been caused to the foreign national in respect of his right of defense, right to evidence, and principles of fair trial due to denial of consular access according to the Vienna Convention on Consular Relations of 24th April 1963. That's all. کیونکہ ہمیں جو ICJ نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ ایفیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن دیں اور اس کا پیرایا یہ ہونا چاہیے. اور وہی چیز جو اس ججمنٹ میں ہماری رہنمائی کی ICJ نے, ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ہم نے اس کا یہ لا بنایا. اب نیکسٹ سوال یہ ہے اور جائز سوال ہے سر, یہ والا سوال جائز ہے اور میں اس کی آپ کو کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ آرڈیننس بنا دیا اور اس آرڈیننس میں لکھا ہے کہ یا تو کلبھوشن صاحب خود یا کوئی ان کی انڈین ایمبیسی, ان میں سے کوئی ریپرزینٹیٹیو کلبھوشن کا, وہ ریویو اور ریکنسیڈریشن کی پٹیشن فائل کر سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں.
تو سوال جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ ریمیڈی اویل نہیں کی تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ پٹیشن کرتے آرٹیکل 199 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ سر اس کا جواب ہے پیرا 144 میں. پیرا 144 جو ہے 46 جو ہے آئی سی جے کا ججمنٹ، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی آپ ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے لا بنائیں گے، ایک تو وہ ایفیکٹو ہونا چاہیے اور دوسرا ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. آبلیگیشن آف ریزلٹ جو ہے پاکستان کو، آبلیگیشن آف ریزلٹ وہ کمپلائی کرنی ہے. اس پہ ڈسکشن ہوا، کچھ اٹارنی جنرل آفس نے کچھ انٹرنیشنل لائرز سے بھی اوپینین لی اور اس میں اوپینین ڈیوائیڈڈ تھی. ایک اوپینین تو یہ تھی کہ آپ نے جو یہ آرڈیننس بنایا ہے دس از سفیشینٹ کمپلائنس آف دی آئی سی جے ججمنٹ. دس واز ون اوپینین. جو دوسری اوپینین اٹارنی جنرل آفس کو ملی وہ یہ ملی کہ یہاں کیونکہ الفاظ آبلیگیشن آف ریزلٹ لکھے ہوئے ہیں ان پیرا 146، تو آپ کو کوئی ایسا میکانزم کرنا پڑے گا کہ عدالت تک وہ ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ پہنچائیں کسی طرح. اور اس کا طریقہ یہی تھا. آرٹیکل 199 میں پٹیشن ہے اور وہ پٹیشن فائل کرنے سے نہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا معاف کرے کوئی، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ کا ججمنٹ سیٹ اسائڈ کیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ شخص ہے، آئی سی جے کا ججمنٹ یہ ہے، اس کے پاس یہ اپرچونٹی تھی، ہی ہیز ناٹ فائلڈ اے پٹیشن انڈر دس آرڈیننس. ہم عدالت کے سامنے رکھتے ہیں. عدالت جو ہے سیکشن 3 کے پیرائے میں جو کہ آئی سی جے کا فیصلہ ہے اس کے حساب سے یہ فیصلہ کر لیں، بیکاز وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ. وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا اس کو، کیونکہ کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی گئی اس وقت، کب 2016 میں، تو اگر کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی گئی، سر اگر یہ مجھے کمپلیٹ کر دیتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پلیز تشریف رکھیں، پلیز تشریف رکھیں، ڈائیورٹ نہیں کریں، ڈائیورٹ نہیں کریں پلیز. جی پلیز. سو دس از اے میٹر آف نیشنل انٹرسٹ. مائی ریکویسٹ ٹو یو سر، پلیز اگر آپ داور صاحب پلیز مجھے بولنے دیں. تھینک یو سر. سر سیکشن 3 کے حساب سے وہ جو آبلیگیشن آف ریزلٹ ہے پیرا 146 کا، وہ ہم نے کمپلائی کر دیا بائی فائلنگ دس پٹیشن. تو میری گزارش یہ ہے کہ سر نہ اس میں کوئی این آر او ہے، نہ کوئی اپیل ہے، اور پھر اس میں جیسے کسی نے ٹاک شوز ہیں، ہمارے بڑے محترم ساتھی ایک ہیں، نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. سر یہ پرسن اسپیسیفک تو ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص، ناٹ جسٹ دس ون مین، کیونکہ یہ آگے کے لیے بھی ہم نے لا اس لیے بنا دیا کہ کل کو ایسی کوئی سچویشن ہو تو دوبارہ سے کوئی ایکس وائی زیڈ اسٹیٹ دوبارہ سے آئی سی جے نہ چلی جائے. کوئی ایسا شخص جس کو ملٹری کورٹ نے اگر کنویٹ کیا گیا ہو تو وہ جو ہے اس کے تحت اتنی ٹائم لیمٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے اپروچ کر سکتا ہے. تو یہ پرسنل اسپیسیفک بھی نہیں ہے. تو میری اگین گزارش ہے، کوئی سوال ہو جواب ہو، سر میں حاضر ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، بھائی ہوں آپ کا. اور میری اگین گزارش یہ ہے کہ سر کیونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو نوعیت کا ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ہائی سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں، تو اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں اس کو سر جانے دیں. تھینک یو سر. جی چونکہ اذان جمعہ ہو چکی ہے اور نماز جمعہ کی ہونے کے والی اس کی اجلاس کو ملتوی کرتا ہوں. جی سر جی جمعہ بس ابھی ٹائم ختم ہے. آپ کی ہم ڈیفر کرتے ہیں منڈے کو انشاءاللہ تعالی. دی ہاؤس از ایڈجرنڈ ٹو میٹ اگین آن منڈے دی 7 جولائی ایٹ 4 PM. اور اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا. فاروق نسیم کلبھوشن یادیو کے حوالے سے جو حکومتی موقف ہے وہ ایوان کے سامنے رکھ رہے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل بلاول بھٹو نے بھی کافی اعتراض اس پر اٹھایا تھا کہ کیوں گئے ہیں اور آرڈیننس جاری کیوں کیا گیا. تو فاروق نسیم نے اس پر جواب دیا، کہا کہ پاکستان آئی سی جے جورسڈکشن سے باہر نہیں آ سکتا. عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی یہ آرڈیننس لایا گیا ہے. بھارت چاہتا ہے ہم آئی سی جے کا فیصلہ مانے. بھارت چاہتا ہے کہ سیکورٹی کونسل کر ہمارے خلاف واردات کرائے. سے متعلق آرڈیننس سے بھارت کے
इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट